तो ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं समाज कार्य का तृतीय प्रश्न पत्र है, जून 2015 का प्रश्न है। और पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बाल भगोड़ापन और अवज्ञा की समस्या से ग्रसित एक केस की परिवीक्षा अधिकारी द्वारा संदर्भित किया गया है और इस सेवार्थी के साथ सामाजिक व्यक्तिक कार्यकर्ता यानी आप के द्वारा कार्य करने हेतु किस प्रकार की कौशल, निपुणता का मतलब कौशल की आवश्यकता होगी, जहां पर बाल भगोड़ापन और अवज्ञा की समस्या से ग्रसित एक केस की परिवीक्षा अधिकारी के द्वारा संदर्भित किया गया है। ऐसी कंडीशन पे सेवार्थी के साथ एक व्यक्तिगत जो सोशल वर्कर है वो किस तरीके के कौशल की उसको आवश्यकता पड़ती है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे साक्षात्कार की आवश्यकता पड़ती है। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, और ये प्रश्न आपके सामने है, जवाब भी आ रहे हैं कि बाल अधिकारी से संबंधित यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन का भारतवर्ष का अनुसमर्थन किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, बाल अधिकारों का संबंधित यूनाइटेड कन्वेंशन है संरक्षण भारतवर्ष के द्वारा 11 दिसंबर 1992 का अनुसमर्थन किया गया था। 1992 यानी ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट जवाब है। महबूब उल हक द्वारा प्रवर्तित किया गया है तो मानव विकास सूचकांक, आपको भले भांति तरीके से पता होगा, तो ये इसलिए आप कह सकते हैं मानवीय विकास पैमाना। अगर बात करें निर्णय लेने एवं उन्हें क्रियान्वित करने से संबंधित न्याय के प्रकार को कहा जाता है, तो न्याय के प्रकार को कहा जाता है। ये प्रश्न अच्छा है, मैं आप लोगों से इसका जवाब जानना चाहूँगा कि मुझे बताएं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर अगर आप सी देख रहे हैं, जहाँ आपसे कहा जा रहा है कि सकल विकास पैमाने को लेकर, और सकल विकास पैमाना जानते हैं आप लोग क्या होता है। ये एक प्रकार की प्रक्रियात्मक न्याय है, उन प्रक्रियाओं में निष्पक्षता के विचार को संदर्भित करता है जो विवादों को हल करता है और संसाधनों का आवंटन करने की बात करता है। तो यह एक प्रकार की ऐसी अवधारणा है, ठीक है, जब गले लगाया जाता है तो सकारात्मक संगठनात्मक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है, बेहतर रिश्ते को बढ़ावा मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह कि निर्णय लेने उन्हें क्रियान्वित करने के संबंधित जो न्याय का प्रकार कहा जाएगा वो आपका कार्य विधिक कहलाएगा आपका। और कार्य अगर हम बात करें यहाँ पे कार्य विधिक न्याय में, तो कार्य विधिक न्याय जानते होंगे आप भली भांति तरीके से, इसी को बोला जाता है प्रक्रिया या प्रक्रियात्मक न्याय भी इसी को कहा जाता है, ठीक है, इसी को ही बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि निर्णय जो लेने हेतु क्रियान्वित करने से संबंधित न्याय किस प्रकार को कहा जाएगा, तो क्रिया, आप लोग ध्यान रखें, क्रिया विधिक न्याय कहेगा आपका, ठीक है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला, ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? एक बार कंफर्म करिए आप सभी लोग, बताएं। हाँ, ये आपको ध्यान रखना होगा, इसी को हम लोग कहेंगे क्रिया विधिक न्याय भी। अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ, ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलिए, पॉइंट नंबर 1 में ये कह रहा है कि प्रति कार्यात्मकता न्याय, ये जानते हैं क्या होता है? ये प्रतिशोधी न्याय है, सजा का एक सिद्धांत है। जब कोई अपराधी कानून तोड़ता है तो उसे न्याय की आवश्यकता होती है, तो उसके बदले से अगर हम बात किया जाए तो वे बदले में पीड़ित हो और अपराध की प्रतिक्रिया अपराध के अनुपातिक हो, तो ऐसी कंडीशन पर इसे हम प्रतिशोधी न्याय कहते हैं। तो यहाँ पे सजा का सिद्धांत होता है। अब प्रश्न सजा का सिद्धांत था ही नहीं, है कि नहीं। और अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलें, यानी सेकंड की तरफ चलें, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपसे क्या बोलता है? अगर आप देखें तो आपसे ये कह रहा है कि विपणनीय न्याय क्या होता है, और यह एक प्रकार की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट जस्टिस होता है ये, इसी को हम लोग बोलते हैं वितरणात्मक न्याय भी। तो ये वितरित न्याय है, इसका एक आवंटन की कथित निष्पक्षता के संदर्भ में करता है ना। अगर हम बात करें संगठनात्मक न्याय, विद्वानों के द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ पे व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी, अगर बात करते हैं व्यापक ध्यान आकर्षित करने की बात करते हैं, जहाँ निष्पक्षता के संबंध में बात करते हैं, तो वो होता है आपका विपणनीय न्याय, जिसको हम वितरित न्याय भी बोलते हैं। अच्छा, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में, तो आपका एक पॉइंट और न्याय की तरफ बात कर रहा है कि पुनः स्थापित, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे
पुनः जो है स्थापनीय न्याय क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पुनर्स्थापन न्याय। तो न्याय के लिए अगर हम बात करें तो इसका जो दृष्टिकोण होता है नुकसान पहुंचाने वाले के लिए यह अक्सर प्रदान की करके नुकसान की मरम्मत करने की बात होती है, तो पुनर्स्थापन का न्याय होता है। चलो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, मरम्मत करने से संबंधित में था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें, मजबूत, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि 5 कह रहा है कि मजबूत, ठीक है, परह के निर्माण हेतु उपाय करने वाले सामुदायिक कार्यकर्ता को कहा जाता है। तो यानी ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है जो आपसे कह रहा है मेजर करने के लिए। एक प्रकार से अगर हम मेजर करने की बात कर रहा है तो किसको, ईगो को, है ना, ब्लाइंड द ईगो की बात कर रहा है। तो समुदाय आयोजक, जो अहंकार के निर्माण सामुदायिक आयोजक को कहा जाता है। तो क्या आप ऐसी कंडीशन पर अगर हम पॉइंट ए कहें चिकित्सक, क्या थेरेपिस्ट कहेंगे उसे, क्या गाइड आप बोलेंगे उसे, क्या आप हेल्पर कहेंगे उसे, क्या आप उसे एक्सपर्ट कहेंगे, क्या आप कहेंगे जब समुदाय आयोजक, जो अहंकार के निर्माण सामुदायिक आयोजक के रूप में जानते हैं, जिसे आप मजबूत पराहम निर्माण हेतु उपाय करने की बात करते हैं, तो वह आपका क्या होगा, थेरेपिस्ट होगा। वो क्या होगा आपका, थेरेपिस्ट होगा। हाँ, तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चिकित्सक होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि आंदोलन का उद्देश्य नैतिक रूप से सही है, बात तो ठीक लग रही है। अगर हम बात आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि आंदोलन का जो उद्देश्य है वो नैतिक रूप से सही है, इस बात के लिए लक्ष्य समूह और सामान्य जनता को राजी करने की प्रक्रिया है, तो ऐसी कंडीशन पे क्वेश्चन नंबर 6 कहना क्या चाहता है, आप मुझे बताएं कि संचेतना होगा आपका यहाँ पे, कि आपका विधि सम्मत होगा, कि अवपीड़न होगा, सांधिवर्ता होगा, है ना। आप मुझे जरा बताएं इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हाँ, संचेतना, संचेतना, यहाँ आपके कहने का मतलब हुआ संचेतना। ध्यान से मेरी बातों को आप सभी लोग सुनिएगा। ये बेसिकली आंदोलन के उद्देश्य में जब नैतिक रूप से सही है और ऐसी कंडीशन पे लक्ष्य समूह और सामान्य जनता को राजी करने की प्रक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे वैधता का सिद्धांत लागू हो जाता है। तो वैधता लक्ष्य समूह और आम जनता को समझाने की प्रक्रिया है, जो आंदोलन उद्देश्य नैतिक रूप से सही होता है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट जवाब जो होना चाहिए वह आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जिसको आप लोग बोल रहे हैं यहाँ पे विधि सम्मत, ठीक है, या एक प्रकार से लेजिटिमाइजेशन बोला जाता है इसको एक प्रकार से, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और जो वार्तालाप जिसको आप कह रहे हैं यहाँ पे संधि वार्ता की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बातचीत, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं ऑप्शन नंबर यहाँ पे अवपीड़न के बारे में, इसको बोला जाता है जबरदस्ती एक प्रकार का, है ना। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो संचेतना की बात, ये एक प्रकार से चेतना को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रश्न आपसे ये नहीं पूछा था, प्रश्न पूछा था कि लक्ष्य समूह और आम जनता को दोषी ठहराने की प्रक्रिया में जब आंदोलन उद्देश्य नैतिक रूप से सही होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे विधि सम्मत, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आपका 4 वाला करेक्ट माना जाएगा, यानी डी वाला। आगे अगर हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में जिक्र करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सेवार्थी को यह तय करने की, मतलब यह इस बात का निर्णय लेने का अवसर देना है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या कहलाएगा। मतलब सेवार्थी को यह तय करने का मौका देना कि खुद के सही या गलत, सही क्या है क्या गलत है, इस तरीके की क्रियाविधि को क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेल्फ आपने बताया है डिटर्मिनेशन, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है आत्मनिर्धारण से, और आत्मनिर्धारण का एक सिद्धांत है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
आपने अगर बताया है तो सही जवाब दिया है। बीस्टिक का था 1957 में ये सिद्धांत दिए गए थे। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, निम्नलिखित में से कौन सा संकट स्थिति हस्तक्षेप मॉडल नहीं है। आपसे पूछा है नहीं है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब, मॉडल कौन सा नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न बहुत सरल है और बहुत ही इजी प्रश्न है और आप लोग इसको कर भी सकते हैं। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन को, ऑप्शन पहला आपसे कहता है सुरक्षा एवं घातक निर्धारण। ये प्रश्न का मतलब ये एक प्रकार से ये बताता है कि सुरक्षा और घातक का ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, एक प्रकार से ये जो है ना रणनीति है। आंसर होगा जब घातक मूल्यांकन और जोखिम मूल्यांकन अवधारणाओं को ओवरलैप कर रहा होता है, ऐसी कंडीशन पर हम इसको मापन के लिए एक्टिविटी का यूज करते हैं। परंतु संकट की स्थिति में हस्तक्षेप का मॉडल की प्रतिक्रिया में प्रश्न पूछा है नहीं, तो ये स्टेटमेंट आता है सुरक्षा को लेकर भी। और अगर हम बात करें संबंध निर्माण के लेकर भी बात आता है, विकल्पों का उत्पन्न करने की भी बात करें तो भी आता है संकट हस्तक्षेप के मॉडल में। परंतु अगर हम बात करते हैं आत्महत्या, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आत्महत्या, जिसको आप सुसाइड का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, सुसाइड का नाम देते हैं, तो यहाँ पर आत्मघाती विचार जो होगा यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इस विचार में ये चर्चा नहीं की गई है संकट हस्तक्षेप के मॉडल में। संकट हस्तक्षेप के मॉडल में इसी को हम लोग बोलते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल। क्या बोलते हैं हम लोग, क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल बोलते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है। संकट हस्तक्षेप के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो मॉडल में या कोई महिला या लड़की को पूर्व संकट मनोवैज्ञानिक स्थिति में वापस लाने में सहायता करने के लिए व्यवस्थित तरीके से सुनना या उसकी व्याख्या करना, जवाब देने को लेकर केंद्रित होता है ये। तो ऐसी कंडीशन पे संकट हस्तक्षेप मॉडल का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, संकट हस्तक्षेप मॉडल का हम यूज करते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि आप सभी लोग इसी प्रश्न को जवाब दीजिएगा। अगर आपसे कल ये प्रश्न आता है तो कल इस समय आप सभी लोग क्या करते रहेंगे, क्वेश्चंस का जवाब देते रहेंगे। ठीक है, इस समय तो कुछ लोग करेंगे पेपर 1 को या कुछ लोग करेंगे पेपर 2 को। इस समय आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। कल ये क्वेश्चन हो सकता है आपके मिल जाए। अभी शायद आज ही मैंने आप लोगों से एरिक बर्न के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था, आज ही, है ना, याद है किसी को एरिक बर्न के बारे में मैंने आप लोगों से थोड़ा सा बोला भी था। आपसे प्रश्न, हाँ, चिकित्सा, यहाँ अगर हम बात करें मैंने आप सबसे कहा था कि व्यक्ति, यहाँ आपसे प्रश्न है कि एरिक बर्न के द्वारा परिवर्तित चिकित्सा कौन सी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी किसके द्वारा दी गई है, ये तो एरन बेक है ना। हाँ, एरन बेक, हाँ, एरन बेक का ही मॉडल है, जहां पर विचार, भावना, व्यवहार से जुड़ी हुई चीजें होती हैं और व्यक्ति की कठिनाइयों पर काबू पाने की बात होती है। तो एरिक बर्न का यहाँ पर एक एरन बर्न, वही एरिक बर्न है ना, बात एक ही है। और उस समय इन्होंने वो सिद्धांत, वो चिकित्सा, वो थेरेपी दी थी, उसका नाम था कॉग्निटिव थेरेपी। आगे अगर हम बात करते हैं, इसमें देखिए पर्सनल सेंट्रल्ड की बात अगर हम करते हैं तो आप लोग में से मुझे जरा बताएं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा दिया गया था। पर्सनल सेंट्रल्ड चिकित्सा किसके द्वारा डेवलप किया गया है, बताएं आप लोग, थोड़ा सा बताएं जी। कार्ल रोजर्स, क्या बता रहे हैं आप, कार्ल रोजर्स, हाँ, कार्ल रोजर्स, नोट करिएगा 1950 और 1940 के दशक में, है ना, तो 40-50 के दशक में ये चीजें लाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आगे अगर हम बात करते हैं, एक और ऑप्शन को लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को लेते हैं, विश्लेषणात्मक चिकित्सा के बारे में, जिसको आप एनालिटिकल थेरेपी बोलते हैं आप सभी लोग। ये किनके द्वारा डेवलप किया गया है, ये आप लोगों को जवाब बताना है मुझे। बताएं जरा एक बार, इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और मैंने इसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा किया है। ओके, क्या नाम, सिगमंड फ्रायड का नाम आप ले रहे हैं यहाँ पे। ये बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो आप देख रहे हैं विश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विश्लेषणात्मक चिकित्सा से रिलेटेड है। वो सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड का, ये चिकित्सा लिखा हुआ है।
तो यानी थेरेपी है ये, तो नाम बदल जाता है। यहाँ पे एंथोनी राइल का नाम आता है, नाम नोट कर लीजिए। यहाँ पर इसका नाम अगर पूछा जाएगा एंथोनी राइल का नाम आता है, इसे आप नोट कर लीजिए कॉपी पर अपने। ये हो सकता है कल सम्मिलित के लिए आपको दिख जाए। ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले विद्वान हैं, इन्होंने इसके बारे में बात किया है। थेरेपी के बारे में ये बात हो रही है। अगर आपसे बात थ्योरी के बारे में बात होता तो आप कहते कि सर वहाँ पर सिगमंड फ्रायड का होगा। ठीक है प्रवीण, समझ गए? समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे व्यवहार परिशोधन एक प्रकार से है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी है ये। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये डेवलप्ड किसने किया है, इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएं। CBT इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, CBT बोलते हैं, है ना। CBT का मतलब समझ रहे होंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केवल व्यवहार परिशोधन के चिकित्सा उसमें सिद्धांतों में, तो हम लोग नाम लेते हैं BF स्किनर का नाम लेते हैं, इवान पैट्रिक पावलोव का नाम लेते हैं, भली भांति तरीके से पता है। लेकिन ये थेरेपी है तो इसलिए हमें यहाँ पर नाम जो है इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। डोनाल्ड मेचेनबाम का नाम याद रखना, एक विद्वान है, ये नाम नोट कर लीजिए। डोनाल्ड मेचेनबाम का नाम हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इनका नाम। संज्ञानात्मक व्यवहार शोधन में ये चिकित्सकीय तकनीकी को विकसित किया था। ठीक है, ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें थी जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या नाम बताया आपने? डोनाल्ड बेचैनबाम है ना, बेचैनबाम है ना। अच्छा चलो, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। बाकी जो बिहेवियर थेरेपी, अगर हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांतों का उपयोग करेंगे, तो ऐसी कंडीशन पर BF स्किनर का नाम आता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर ये डोनाल्ड का नाम नहीं होगा व्यवहार शोधन में, तो BF स्किनर का नाम अवश्य मिलेगा आप लोगों को, BF स्किनर का नाम अवश्य मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, है ना। जब समूह कार्यकर्ता यानी आप समूह प्रक्रिया को इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं तो वह समूह को अपने निर्णय लेने हेतु योग्य बनाते हैं, तो निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं, तो वह सिद्धांत कौन सा होगा, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ये सिद्धांत कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने यहाँ पर है। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि जब समूह कार्यकर्ता समूह प्रक्रिया को इस तरह से सुविधाजनक बनाता है और वह समूह को अपने निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, तो वह सिद्धांत का पालन कर रहा होता है। तो वो कौन सा सिद्धांत का पालन कर रहा है सामूहिक कार्यकर्ता? स्वयं निर्णयन का। वेरी गुड, यहाँ पे स्वयं निर्णयन का सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर करेक्ट जवाब यहाँ पर यही है। अगर आप देखें HB ट्रेकर का नाम, तो उसने कहा है कि प्रैक्टिस एंड जो है प्रिंसिपल के अपने जो है 10 सिद्धांत दिया, अपनी किताबों में ये बात बोला है। और अगर उसके आप डीप में पढ़ेंगे तो उस किताबों में ये बात बोला है कि सामूहिक कार्यकर्ता जो होता है वो अपने निर्णय लेने के योग्य बनाने की प्रतिक्रिया पे स्वयं समूह निर्धारण का करता है सोशल वर्कर। तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये बात अपनी किताबों में खुद उसने कहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 के बारे में बात करते हैं, यानी 11 नंबर का, तो 9 वाले का आंसर क्या बताया था आपने? 9 वाला क्वेश्चन क्या था? 9 वाला क्वेश्चन क्या था? एरिकसन वाला। हाँ, कॉग्निटिव था, कॉग्निटिव थेरेपी। ओके कॉग्निटिव थेरेपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। अभ्यास एवं व्यवहारों की एक व्यवस्था जिस प्रकार समाज के सदस्य अपना नैतिक जीवन आधारित करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 नंबर का है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप सभी लोग समझ जाइए अच्छे से। अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं 11 के बारे में, कहता है कि प्रथाओं को, व्यवहारों को एक ऐसी व्यवस्था जिस पर समाज के सदस्य अपने दैनिक जीवन का आधार मानते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रथा और व्यवहार की एक ऐसी व्यवस्था जिस पे समाज के सदस्य अपने दैनिक जीवन का आधार मानते हैं। तो समाज के सदस्य हैं सामाजिक व्यवस्था सर, सामाजिक अवस्था सर, सामाजिक अवस्था, यानी अगर आप हम बात करें यहाँ पे सोशल ऑर्डर, तो सोशल ऑर्डर इज द करेक्ट जवाब यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला, यही आपका सही जवाब हो जाएगा।
जिसको आप सामाजिक व्यवस्था बोलते हैं। अब जानते हैं आप लोग अच्छे तरीके से सामाजिक व्यवस्था समाजशास्त्र में एक मौलिक अवधारणा है जहाँ पे समाज के विभिन्न घटनाओं को यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक साथ काम करने के तरीकों को लेकर और सामाजिक संरचना को लेकर, संस्थान को लेकर, सामाजिक बातचीत लेकर, व्यवहार को लेकर, मानदंड को लेकर, मान्यताओं को लेकर, मूल्यों को लेकर, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को लेकर, इन सभी चीज़ों के बारे में बात अगर करता है अभ्यास और व्यवहारों को एक व्यवस्था के रूप में, तो नैतिक जीवन जिसको आप कहते हो दैनिक जीवन जो आधारित होता है, तो वही आपका ऑप्शन होता है 4 वाला, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था ही करेक्ट जवाब हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 12 नंबर का, तो ये कहता है आप लोगों से, ये प्रश्न आप सबसे बोलता है कि जब अपराधकर्ता, बात को समझिएगा अच्छे से, प्रश्न अच्छा है आप सभी लोगों के सामने, और आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि जब अपराधकर्ता एक दूसरे को स्पष्ट रूप से हानि नहीं पहुंचा पाता है, तो इस प्रकार का अपराध क्या होगा? यदि अपराधी स्पष्ट रूप से, हाँ, जैसे अगर अपराधी स्पष्ट रूप से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, तो इस प्रकार का अपराध कहा जाएगा आपका क्या? तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, आप सभी लोग भली भांति तरीके से जानते भी होंगे कि पीड़ित रहित अपराध, और पीड़ित विहीन अपराध किसको कहेंगे हम लोग? पीड़ित रहित अपराध को ही कहेंगे, क्योंकि अक्सर अगर हम देखें पीड़ित अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें पीड़ित के बिना कोई तीसरा पक्ष घायल नहीं होता है। इस प्रकार का अपराध प्राकृतिक में निजी है, सहमति है जो पीड़ित अपराध कर रहा है, और इस प्रकार का अभियोजन के दौरान शिकायत और साक्ष्य की समस्या होती है, तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग कहते हैं कि पीड़ित विहीन अपराध, और पीड़ित विहीन अपराध ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए विक्टिम क्राइम क्या होता है। विक्टिम क्राइम मतलब हिंसात्मक अपराध क्या होता है? हिंसात्मक, हाँ, जिसमें जो है अपराधों पर जोर दिया जा रहा हो, जिसमें हिंसक कृत्य जो है उसमें शामिल किए, जैसे हत्या, हमला, बलात्कार, है ना, और हत्या, ऐसी कंडीशन जो है जो शामिल होती हैं, जहां अपराध जिसमें हिंसा का उपयोग जबरदस्ती या बल दिखाने के तरीके के रूप में किया जाता है, उसको हम लोग बोल देते हैं इसको। तो जबरन वसूली, डकैती, आतंकवाद, ये सभी की सभी जो है इसमें आती है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ही था कि भाई नहीं पहुँचा पा रहा है, तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं हो पाता। ठीक है, अच्छा, अगर हम एक बात और करें, ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाएं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपसे बोल रहा है क्या? तो शायद आप ऑप्शन नंबर 2 को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जरा मुझे बताएं आप लोग। ऑप्शन नंबर 2 आपका कह रहा है कि गैर हिंसात्मक अपराध क्या होता है, जिसको आप नॉन वायलेंट क्राइम बोलते हैं, वायलेंट क्राइम बोलते हैं। तो अहिंसक अपराधों को परिभाषा के रूप में अगर देखा जाए, जो बल का उपयोग ना करता, हाँ, जो बल का उपयोग ना कर रहा हो, हाँ, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाता हो, या आप ये भी कह लीजिए कि अपराध के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, तो वहाँ पे आपराधिक मामलों में चोट की गंभीरता के विपरीत होने की बात कर रहा हो, पीड़ित के होने वाले नुकसान की मात्रा में या उसके मूल्यांकन की या गंभीरता के विपरीत की कोई एक्टिविटी होती है, तो वो गैर हिंसात्मक में होता है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे कि वो जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं, कि किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाना बेसिकली, और इसमें जो है अपराधों के लिए दंड का मूल्यांकन आमतौर पर हिंसात्मक या हिंसा आपराधिक मामलों में चोट को गंभीरता के विपरीत पीड़ित होने वाले नुकसान की मात्रा को देखा जाता है। तो ये कहलाता है आपका नॉन वायलेंट क्राइम कहलाता है। ठीक है, कारपोरेट जो अपराध है, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये भी प्रश्न अच्छा है ना, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, ये इम्पोर्टेंट है। और जो कॉर्पोरेट अपराध होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए, बेसिकली जिसमें संगठनात्मक अपराध होते हैं, जिसमें रोजगार संगठन के लाभ के लिए वैध व्यवसायों के भीतर व्यक्तियों के द्वारा किए गए जो श्वेत कॉलर अपराध होता है, वही एक प्रकार का कॉर्पोरेट अपराध के अंतर्गत आता है। आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है कि श्वेत कॉलर अपराध किस विद्वान ने दिया है? श्वेत कॉलर अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम, किसके द्वारा दिया गया है? जी बताएं। सदरलैंड, वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग स्टार लगाइएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। पीड़ित विहीन बोला जाता है इसको। मानक के अनुरूप
कार्य करने हेतु दिए जाने वाले इनामों को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने, और आपके सामने 4 ऑप्शन भी है, और आप मुझे जवाब बताएं। सकारात्मक मंजूरी। सकारात्मक मंजूरी। सकारात्मक मंजूरी, वेरी गुड। यहाँ पे अगर हम बात करें कि मानदंडों के अनुरूप सकारात्मक प्रतिबंध पुरस्कार दिए गए, ठीक है, तो ये बेसिकली उसी का एक पार्ट था, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव सेक्शन, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक मंजूरी। ऑप्शन आपका यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब। आगे बात करते हैं कन्फ्लिक्ट, जिसको हम यहाँ पे बात करें कामगारों और नियोजकों के बीच में संघर्ष देखा जाता है। तो जरा आप मुझे बताएं कि किसके बीच में देखा जा रहा है संघर्ष, बताएं। श्रमिक संघर्ष के रूप में सर। हाँ, तो ये एक प्रकार से अगर हम बात करें व्यक्तिगत संघर्षों के रूप में आप देख रहे हैं, तो इसलिए आप सभी लोग इस प्रश्न का जो जवाब देने वाले हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। व्यक्तिनिष्ठ संघर्ष के रूप में हो रहा है, क्योंकि श्रमिक है और नियोजक के बीच में संघर्ष देखा जाता है, तो व्यक्तिनिष्ठ देखा जाता है, ठीक है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 के बारे में बात करें, 15 भी प्रश्न बहुत ही सरल है। आपसे कह रहा है कि प्रोजेक्ट के समापन के बाद संघर्ष बता दीजिए जी। परोक्ष संघर्ष क्या होता है? परोक्ष संघर्ष एक प्रकार का अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है एक प्रकार से अप्रत्यक्ष संघर्ष होता है, और अप्रत्यक्ष संघर्ष बेसिकली जो होता है जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक अन्य लोगों के हितों की रक्षा करना, यहाँ पे अग्रिम करने की बात करता है और उसमें बाध्य होता है, जो संयुक्त रूप से गंभीरता को दिखा रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन पर हम बोलते हैं परोक्ष संघर्ष। और परोक्ष संघर्ष जो होता है वो अप्रत्यक्ष संघर्ष होता है, जहां 2 से अधिक लोगों को हितों की रक्षा की बात हो रही होती है, उसको बोला जाता है। यहाँ पे 2 से अधिक लोग नहीं हैं, यहाँ पे तो एक श्रमिक है और एक मालिक है, इन्हीं के बीच में संघर्ष हो रहा है ना, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन कौन सा है? 15 प्रोजेक्ट है ना। हाँ, आप बताएं जरा यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए, आप लोग मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 है। आप सबको एक चीज पता होगा PIR करके, आप सभी लोग जानते भी होंगे, है ना? ब्लॉक मूल्यांकन सर। हाँ, तो यह एक परियोजना है जिसको पूरा करने के बाद, क्रियान्वयन के बाद समीक्षा को हम आयोजित करते हैं, जिसका उद्देश्य है मूल्यांकन करना, परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करना, निर्धारित करने के लिए परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से चलाना, भविष्य के लिए सीखना, या सुनिश्चित करने के लिए संगठन की परियोजना का सबसे बड़ा संभव लाभ निकलता है इससे। तो ऐसी कंडीशन पर प्रोजेक्ट समापन के बाद किया गया जो मूल्यांकन होता है वह आपका क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका हो जाएगा अंतस्थ मूल्यांकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतस्थ मूल्यांकन, जिसको आप टर्मिनल इवैल्यूएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? टर्मिनल इवैल्यूएशन बोलते हैं। टर्मिनल इवैल्यूएशन का मतलब होता है एक प्रकार से, इसको आप समझ लीजिए सभी लोग, परियोजना के संदर्भ में या परियोजना के प्रदर्शन में जहाँ पे प्रासंगिकता, प्रभावशीलता, दक्षता का मतलब होता है कौशल का आकलन करने के लिए किया जाता है, और उसकी स्थिरता सहित परियोजना का परिणामों के प्रभाव के बारे में हम बात करते हैं, और वहाँ पे संभावना का डिग्री जो होती है निर्धारित हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन पर उसे हम बोलते हैं अंतस्थ मूल्यांकन। और अंतस्थ मूल्यांकन प्रोजेक्ट के समापन के बाद का मूल्यांकन को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं। एक प्रकार से ये कंकरेंट वैल्यूएशन है, और कंकरेंट वैल्यूएशन आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा, हम समवर्ती बोलते हैं, हम इसी को बोल देते हैं समवृत्ति भी बोल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे छात्र और शिक्षक किसी परियोजना की प्रगति पर जब चर्चा करते हैं दो लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग समवृत्ति का मूल्यांकन। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के बारे में, ऑप्शन नंबर बी आपसे क्या बोलता है? आपसे कहता है यहाँ पे कि आवधिक मूल्यांकन क्या होता है। और आवधिक मूल्यांकन आप लोगों को बता दूं, ये आवधिक मूल्यांकन जो होता है ये किस कंडीशन में की जाती है? तो जो नियमित आधार पर पुनरावृत्ति करने के लिए निर्धारित होता है, जो नियमित आधार पर पुनरावृत्ति करने के लिए निर्धारित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। और ये जब किसी कार्य की जिम्मेदारी का मूल्यांकन दूसरे की तुलना में अधिक आवृत्ति देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे आवधिक मूल्यांकन कहलाते हैं हम लोग, जहाँ पे दो लोगों को क्या कर रहे हैं हम लोग? आधार पर पुनरावृत्ति करने की बात करते हैं, पुनरावृत्ति की बात करते हैं, वो होता है।
और एक आपका आता है ब्लॉक इवैल्यूएशन। ब्लॉक इवैल्यूएशन क्या होता है ये भी आप थोड़ा सा समझ रहिए, देखे रहिए, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं ब्लॉक इवैल्यूएशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताएं। ब्लॉक छात्रों से अनुरोध है कि अपने विचारों को पूरा करने के लिए एक मानक प्रश्नावली को पूरा करें, और यह प्रक्रिया जो है एक शिक्षण ब्लॉक के अंत में किया जाता है। और जब इस तरीके का आप कोटेशन बोलते हैं कि छात्रों से अनुरोध है कि वे अपने विचारों को पूरा करने के लिए एक मानक प्रश्नावली को पूरा करें, तो वह आपका ब्लॉक कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो शिक्षण ब्लॉक के अंत में होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे करेक्ट 4 नहीं है, करेक्ट आपका यहाँ पर 3rd वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यानी अभी आज ही हम लोगों ने जिक्र किया था, पर्सोना का अवधारणा का प्रयोग व्यक्तित्व के सिद्धांत में प्रतिपादन किया है। यह आप लोगों से मैंने बताया था। कार्ल जुंग। कार्ल जुंग करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd वाला। वेरी गुड, यही आप लोगों को समझना है। कार्ल जुंग बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार रिपीट हुए हैं, है ना, एक बार नहीं कि आप 2015 में देख रहे हैं, और भी एग्जामों में मैंने पेपर करवाया है तो वहाँ पर भी ये शब्द आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ। सामुदायिक संगठन में संचेतना अभिगम का आशय क्या होता है, तो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, आप लोगों को बताना है। बताइए जरा आप लोग मुझे। पाउले फ्रेरे का नाम सुना है? पाउले फ्रेरे का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। फ्रावरे का ही दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो कर्तव्य निष्ठता है ये, जिसका अर्थ है जिन तरीकों से व्यक्ति और समुदाय प्रतिबिंब और क्रिया के माध्यम से अपनी सामाजिक वास्तविकता के महत्वपूर्ण को समझ को विकसित करता है, ऐसी कंडीशन पर हम लोग इसे बोलते हैं क्या, हम लोग इसे कहते हैं क्या? बताएं, इस यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? जन समूह का संगठन होना चाहिए, जन समूह का संगठन होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे चेतना का मतलब उसने बताया था कि जो समाज के लोग हैं, जो व्यक्ति हैं समाज में, उन लोगों की चेतना को, जागरूकता को लेकर बात किया था पाउले फ्रेरे ने। इसी को बोला था चैतन्यकरण का सिद्धांत, और चैतन्यकरण का सिद्धांत ही संचेतना अभिगम को मतलब बताता है, एक प्रकार से जनसमूह का संगठन करना। तो जनसमूह का संगठन करना कहे या आप लोगों को चेतना को जागरूक करने की बात कहें, बात दोनों एक ही बनेगा, यहाँ पर मीनिंग दोनों का एक ही आएगा। ठीक है, तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रयुक्त, अब यह प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस प्रश्न को बताएं, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18। आवाज मेरी क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए आप सभी लोग। ओके, कामकाजी वर्ग सर। कामकाजी वर्ग आप बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 का? हाँ जी, कामकाजी वर्ग सर। कामकाजी वर्ग ही है। हाँ, यहाँ अगर आप कह रहे हैं कार्ल मार्क्स का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर्वहारा वर्ग। किसको हम लोग सर्वहारा वर्ग बोलते हैं? कामकाजी वर्ग को। कामकाजी का मतलब यहाँ पे लिखा गया है सर्वहारा। अगर सर्वहारा लिखता तो आप लोग समझ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मार्क्स का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जिसने सर्वहारा को सामाजिक वर्ग के रूप में परिभाषित किया, और जिसके पास उत्पादन के साधन, जिसमें कारखाना, मशीन, भूमि और खान, इमारतें, वाहन का एक महत्वपूर्ण स्वामित्व नहीं हो, और इसके निर्वहन के लिए एकमात्र साधन मजदूरी है, जहां पर वेतन के लिए अपनी श्रम शक्ति का बेचना है। तो इस तरीके की बात अगर हम बात करते हैं, तो प्रोलेट्रिएट का संबंध बताता है आपका कामकाजी वर्ग से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये पहला वाला। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 19 के बारे में, आपसे कहता है प्रश्न नंबर 19 कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य को निम्नलिखित अभिगमों का कौन सा अभिगम सीखने के सिद्धांत से संबंधित है? यह प्रश्न है आपके सामने, और 4 ऑप्शन है। आप लोग इनके ऑप्शनों के जवाब मुझे बताएं कि सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 19 का। व्यवहार अशोधन अधिगम से।
व्यवहार अशोधन, अशोधन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, अशोधन का मतलब होता है समाधान अभिगम, परिशोधन। नहीं नहीं नहीं, समस्या समाधान अभिगम ये नहीं होगा मतलब सामाजिक पार्लियामेंट का, ठीक है, ये नहीं होगा। तो व्यवहार अशोधन ही होगा। हाँ, ये देखो अगर हम बात करें व्यवहार अशोधन के बारे में, यही आपका करेक्ट जवाब है। बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये चीजें बताया था। उसका दृष्टिकोण था कि जो समय के साथ अवांछनीय कार्य और व्यवहार को अधिक वांछनीय लोगों के साथ बदल सकता है, वही आपका क्या कहलाता है, व्यवहार परिशोधन कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है, व्यवहार परिशोधन कहलाता है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही जवाब हो जाएगा, जहाँ पे अभिगमों का कौन सा अभिगम सीखने का सिद्धांत दिया है। तो सीखने का सिद्धांत यही था, ऑपरेंट कंडीशनिंग। आपको पता है किस पे किया, चूहे पे किया है। किस पर किया है ये, ओसीटी चूहे पर किया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और बाकी मनोसामाजिक अगर हम बात करें साइको सोशल अभिगम के बारे में तो इरिक एरिक्सन का नाम आता है। कार्यात्मक अभिगम के बारे में बात करें तो ऑटो रैंक का नाम आता है। समस्या समाधान अभिगम के बारे में बात करें तो किसका नाम आएगा, आप बताएंगे, बोलिए। हाँ, पार्लियामेंट। अच्छा, आप लोग को आता है, आप लोग बोलना नहीं चाहते हो, है ना, ये बात है। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लेते हैं यहाँ पे 20 कि स्थित है सांस्कृतिक अथवा सामाजिक मानक, चाहे वे लोक रीतियां हो, लोकाचार हो। अच्छा, लोक रीतियां जन रीतियां की बात होती है तो फोकवेज का नाम आता है, किताब याद होना चाहिए समरण का। और संहिताबद्ध विधि है जिसका उल्लंघन होता है अपराध विचलन और नियम से। आप जरा मुझे बताएं इसका सही जवाब फिर क्या है। विचलन। विचलन, वेरी गुड। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आप लोगों का आया है विचलन। तो मैं आपको बता देता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए आप सभी लोग। विचलन बेसिकली जो है सांस्कृतिक सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन। और विलियम ग्राहम समनर इस शब्द के बारे में बताया है, इस शब्द के बारे में बताया है। और संहिताबद्ध कानून को लेकर जो 1906 में लाया गया था, जो सार्वजनिक रूप से हत्या करने के रूप में, प्रमुख के रूप में, अपनी नाक लेने के रूप में, या एक प्रकार से अगर हम बात करें मामूली के रूप में, या हम बात करें सांस्कृतिक या सामाजिक मानदंडों के रूप में, अगर वहां पर उल्लंघन की प्रतिक्रिया जाहिर होती है तो लोकाचार या लोक रीतियां, संहिबद्धता विधि, ये सभी के सभी अगर आप उल्लंघन करते हैं बाह्य सांस्कृतिक में या सामाजिक मानक में, तो यह कंडीशन बन जाती है विचलन की। ये कंडीशन बन जाती है विचलन की। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यही थर्ड वाला सही जवाब हो जाएगा। थर्ड आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, सामाजिक विधान एक यंत्र के रूप में कार्य करती है तो सामाजिक न्याय होगा, सामाजिक क्रिया होगा, सामाजिक विकास होगा कि सामाजिक परिवर्तन होगा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब बताएं। सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन। देखिए अभी हम लोगों ने कल थोड़ा सा कल या परसों हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या है सामाजिक परिवर्तन और क्या है सामाजिक नियंत्रण। तो मैं आप सबसे यही बताना चाहूँगा कि सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में कानून, इसका मतलब होता है कि कानून के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने लोकतांत्रिक संस्थान यानी विधायी या रिवाज या उपयोग को अपनाया जाता है। जब कानून समाज को बदलता है तो वह समाज के विकास की शुरुआत होती है। ऐसा हम संकेत मान लेते हैं कि वहाँ पे अब परिवर्तन हो रहा है तो चेंजेस होंगे। तो सामाजिक विधान जो एक यंत्र के रूप में कार्य कर रहा है तो सामाजिक परिवर्तन के रूप में कर रहा है, ना कि सामाजिक विकास के रूप में कर रहा है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि सोशल चेंज अगर आप लगाते हैं तो वही सही जवाब हो जाएगा। सोशल क्रिया यानी सोशल एक्शन ये आपका नहीं होगा, और ना ही सोशल डेवलपमेंट होगा, ना ही सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक विधान एक यंत्र के रूप में कार्य करती है तब जब सामाजिक परिवर्तन के रूप में होता है तब। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 4 वाला करेक्ट जवाब, ऑप्शन 4 वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम सभी लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या बोलता है, कहता है कि विचित्र रूप से घटित होने वाली मुख्य अवसादात्मक घटना का कारण क्या बन सकता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बताएं आप लोग।
चित्त रूप को बस शोक के रूप में मान सकते हैं ना? सर एक बार इंग्लिश दिखा दीजिए। अच्छा एक मिनट। अवसाद के रूप में, हाँ बिल्कुल, विचित्र के रूप में अवसाद आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन एक बार शोक आएगा फिर। एक बार इंग्लिश दिखा देते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 22। ओके, देख लीजिए। मेजर जो है एक प्रकार से डिप्रेसिव के बारे में बात कर रहा है। एपिसोड कैन ओवर मोस्ट टिपिकल ड्यू टू, तो ये बेसिकली किसके संबंध में आएगा? फोर्थ होगा आंसर इसका। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो यहाँ अगर हम बात करें, ये बेसिकली जो आपसे कह रहा है कि कारण जानने की कोशिश कर रहा है कि अवसादग्रस्तता विकार का कारण क्या हो सकता है, ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा है। और ऑप्शन नंबर अगर आप 4 को लगा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 4 जानते हैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? शोक। अगर हम बात करें, शोक संतप्तता के बारे में बात करता है। ये एक प्रकार से गम की बात कर रहा है, एक प्रकार से किसी संबंधी या निकट मित्र का निधन के बारे में बात कर रहा है। लिखा हुआ है जी सर, आगे घटना लिखा हुआ है ना, मतलब क्या घटित हुआ है जिसके कारण अवसाद हो रहा है इसे। मैं वही आपसे बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से किसी संबंधी या निकट मित्र का निधन के बारे में जो विचित्र रूप से घटित होने वाली मुख्य अवसादात्मक घटना का कारण बन रहा है, यही आपका सही जवाब है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर जो आपका पहला दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका अगर आप पहला की बात करें तो ये कह रहा है दहलनो माद करके बात कर रहा है। जहां पे इसको हम लोग बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे, इंग्लिश में देखा था, क्या लिखा था? पैरोमिया लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? पैरोमिया लिखा हुआ था ना। और पैरोमिया का जो मीनिंग बन रहा था वो आवेग नियंत्रण विकार है, जो शुरुआती एक प्रकार से आग का विरोध करने में असमर्थ होने की विशेषता को बताता है। ये तो है एक प्रकार से, ऐसी बात नहीं, चिंता उत्तेजना को दूर करने की बात करता, अंतर्निहित तनाव को दूर करने की बात करता है, ना कि कोई विचित्र घटना घटित होने पर उसको अवसाद घटना के कारण को मानता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जहां पे नियंत्रण विकार के संबंध में था आपका पॉइंट नंबर 1। और अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, पॉइंट नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है? चौर्य कामुकता के बारे में। और ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से क्लेप्टमिया इसका एक नाम है, क्लेप्टमिया। और क्लेप्टमिया जो है एक प्रकार का मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति में चोरी करने की तीव्रता अनियंत्रित प्रवृत्ति हो जाती है। चोरी करने की बीमारी आप कह सकते हैं। चौर्यो माद या आप कह सकते हो चौर्यो कामुकता, जहां पर आप कह सकते हो चोरी करने की बीमारी, चोरी करने की तीव्र अनियंत्रित प्रवृत्ति, ये भी आप बोल सकते हो। लेकिन ये घटना नहीं है, अवसादात्मक घटना नहीं, ठीक है, कि डिप्रेशन में गए चोरी करना शुरुआत कर दिया, ठीक है, तो ये चीजें नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 के बारे में, पॉइंट नंबर 3 आपसे क्या बोलता है? ये आपसे कहता है भीड़ भित्ति के बारे में। और भीड़ भित्ति आप भली भांति तरीके से पता होगा, और ये एक प्रकार की फोबिया से संबंधित है। भीड़ भित्ति एक प्रकार से फोबिया से संबंधित है ना, मालूम है आप लोगों का? एग्राफोबिया किससे संबंधित होता है? भित्ति का, भाई मैंने इंग्लिश बताया था, भित्ति का मतलब क्या होता था? भित्ति का मतलब फोबिया होता है। और एगोराफोबिया एक चिंता विकार है जो अक्सर एक या एक से अधिक आतंक हमलों के बाद विकसित होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से अगर हम बात करें भीड़ से अगर डर लगने की बात हो तो किसको आप सही लगाएंगे? भीड़ से। घबराहट, लाचारी, शर्मिंदगी का कारण अगर कोई बनता है, डर का घबराहट बनता है, तो किससे होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर अगर हम बात करें, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 सही था, यही था अवसाद से, बाकी ये सब नहीं थे, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताएं एक बार। जी सर। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 23 कहता है कि प्रबंधन में जीरो सम मध्यस्थता से संबंधित है। मतलब अब देखिए ये प्रश्न इतना अच्छा है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है कि प्रबंधन में शून्य राशि वार्ता शामिल की गई है, तो बताइए किसमें शामिल की गई है?
बताएं। सर सहयोगात्मक सौदेबाजी। सौदेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी। चलिए, यहाँ अगर आप बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 का कि संयोजी सौदेबाजी सौदेबाजी। हाँ, सौदेबाजी के बारे में, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। जब दोनों पक्षों के बीच में कोई वितरण सौदेबाजी या शून्य राशि की वार्ता के रूप में जब आप कोई बातचीत करते हैं या उसमें विचार विमर्श करते हैं जहां संपत्ति और संसाधनों को वितरित करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे कंडीशन पर उसको बोला जाता है संयोजी। और संयोजी को हम लोग एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं कि सामूहिक सौदेबाजी के रूप में भी, सामूहिक सौदेबाजी, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं कंजक्टिव, ठीक है, कंजक्टिव के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। जहां प्रबंधन में जीरो सम मध्यस्थता संबंधित होती है वो संयोजी सौदेबाजी होती है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। सम्मिश्रित सौदेबाजी नहीं होगी, सहयोगात्मक सौदेबाजी नहीं होगी, उत्पादकता सौदेबाजी नहीं होगी, आपका जीरो सम मध्यस्थता से संबंधित होगा संयोजी सौदेबाजी, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्यवहार परक उपयोगितावादी अभिगम विकसित हुआ है, तो ये किस रूप में विकसित हुआ है या आप मुझे जरा बताएं। क्वेश्चन नंबर 24, तो मानवतावादी भी। मानवतावादी अप्रोच। चलिए, यहां अगर आप लोग कह रहे हैं मानवीय दृष्टिकोण को, अगर आप कह रहे हैं मानवीय दृष्टिकोण को या मानवीय मानवतावाद को बोल रहे हो आप लोग, तो मानवतावाद ही आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि व्यवहारात्मक उपयोगितावादी का अभिगम को विकसित हुआ है मानवतावाद एक विचारधारा पर जो सभी मनुष्य सम्मान और गरिमा के पात्र हैं, उन्हें इस तरह माना जाना चाहिए। मानवतावाद लोगों को जीवन बचाने, पीड़ा को कम करने, मानव निर्मित प्राकृतिक आपदाओं के बीच में मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने के लिए या प्रेरित करने के लिए ये चीज़ें होती है, इसलिए हम इसे कहेंगे उपयोगितावादी अभिगम को विकसित किया है मानवतावादी अभिगम। तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में एक और आपका ऑप्शन दिखा रहा है और आप देख रहे हैं, शायद पहली बार देख भी रहे हैं, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण। पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण बेसिकली नेतृत्व का एक प्रबंधनीय दृष्टिकोण है जिसमें अथॉरिटी आंकड़ा शामिल किया गया है, प्राधिकारी का आंकड़ा शामिल किया गया है और एक अभिभावक या एक संरक्षक या मात्र सत्तात्मक के रूप में कार्य करता है और कर्मचारी और भागीदारों का इलाज करता है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं, विस्तारित परिवार का एक सदस्य है, तो पितृसत्तात्मक नेतृत्व में जहां अथॉरिटी आंकड़े शामिल किए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन प्रश्न ये व्यवहार उपयोगितावादी अभिगम था, इसलिए व्यवहार को हम ध्यान में रखेंगे, मानवता को, तभी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 के बारे में बात करेंगे हम लोग। 25 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि संस्कृति एक मूल्य व्यवस्था के संदर्भ में जीवन के क्षेत्र में अपनी स्थितियों का व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब आप बताएं मुझे कि 25 का सही जवाब क्या होना चाहिए, बताएं। जीवन की गुणवत्ता का सर। जीवन की गुणवत्ता, यहाँ इनका जवाब आ रहा है जीवन की गुणवत्ता, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ। इनका कहना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ आपका सही जवाब है कि जब संस्कृति और मूल्य की व्यवस्था के संदर्भ में जीवन के क्षेत्र में अपनी स्थिति को व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो वो जीवन की गुणवत्ता होती है। और यह एक ऐसी डिग्री है जिसमें एक व्यक्ति स्वस्थ, आरामदायक और जीवन की घटनाओं में भाग लेना और आनंद लेने में सक्षम होता है, वही रिप्रेजेंट करता है संस्कृति और मूल्य व्यवस्था, जहां पे जीवन के क्षेत्र में अपनी स्थिति को व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्षीकरण करता है, वही जीवन की गुणवत्ता होती है, वही जीवन की गुणवत्ता होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड वाला सही हो जाएगा। 26 की बात अगर हम करें, डैश से आशाएं उद्देश्यों को छटनी जिससे वे विश्वास व्यवस्था के अनुरूप होता है, तो ऐसी कंडीशन पे हम इसको क्या मानेंगे? चयन योग्य। चयन योग्य यानी सेलेक्टिव
अगर आप बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ कि चयन योग्य प्रत्यक्षीकरण की तरफ, तो चयनात्मक धारणा जो है यही आपका करेक्ट जवाब है। और ये कहता है आपसे ये कि जिसमें या जिसके द्वारा व्यक्तियों को लगता है कि यह दृष्टिकोण में विरोध करते हुए संदेश क्या है, मीडिया संदेह में क्या है। चयनात्मक धारणा जो है वह पूर्वाग्रह का एक रूप है, क्योंकि हम एक तरह से जानकारी की व्याख्या करते हैं जो हमारे महजूद मूल्य और विश्वासों के साथ अनुकूल काम करता है। तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग इसको बोलते हैं चयनात्मक धारणा। चयनात्मक धारणा का मतलब ही होता है संदेशों की छटनी जिसमें विश्वास व्यवस्था के अनुरूप होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यही करेक्ट जवाब हो जाएगा, हमारा यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी को समझ में आ रहा है? जी यस सर। चलो बहुत बढ़िया है। अब कल आप लोगों के एग्जाम है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी क्लासेस जो है बैक टू बैक देनी पड़ रही है आप सभी को। अभी इसके बाद भी आप लोगों की 2 क्लासेस होने वाली हैं। इस क्लास के समाप्त होने के बावजूद भी आपकी 2 क्लासेस अभी और होंगी। सामाजिक न्याय क्या है ना, सामाजिक न्याय क्या है ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपसे कल ये प्रश्न आ गया तो फिर आप किसको टिक लगा के आएंगे ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। किसको लगा के आएंगे आप लोग अगर आपसे पूछ लिया सोशल जस्टिस क्या है? जी सर, ऑप्शन बी। अच्छा, अगर हम बात करें सामाजिक न्याय जो है, ओके, सामाजिक न्याय जो है आपका सुधारात्मक चरित्र में भी आता है। सामाजिक न्याय अगर हम बात करें तो आपका संग्रहात्मक स्वभाव में भी आता है ना, आपका इसमें भी आता है। अगर हम बात करते हैं कानूनी न्याय, सामाजिक न्याय नहीं, कानूनी न्याय में नहीं आएगा आपका। सामाजिक न्याय जो होगा वो आपका कमजोर वर्गों के पक्ष पे वरीयता का व्यवहार में भी आता है। तो आप देखें ऑप्शन ए कहाँ लिखा हुआ है, बी कहाँ लिखा हुआ है और डी कहाँ लिखा हुआ है? दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ए बी डी, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें कि एक समाज विरोधी व्यक्तित्व में होती है क्या, तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन में आपको देना है। आप मुझे बताएं किससे संबंधित है एक समाज विरोधी व्यक्तित्व में होती है? तो सी तीसरा। क्वेश्चन नंबर 28 का आप कह रहे हैं तीसरा। चलिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा, यहाँ पे आप भली भांति तरीके से रूबरू होंगे। आप सभी लोगों को पता होगा अच्छे तरीके से कि अच्छा एक बार आप मुझे जरा बताएं कि क्या है ये अर्धविकसित पर्सनालिटी। कोई भी व्यक्ति जरा मुझे बताएं कि क्या है यहाँ पर, अगर हम बात कर रहे हैं अंडर डेवलप सुपर ईगो की बात। देखकर जवाब नहीं देना है किसी को भी, है ना। सिगमंड फ्रायड का अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ फ्रायड्स सुपर ईगो के बारे में बात किया है, और सुपर ईगो के अंतर्गत व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत इसने आंतरिक में बना व्यक्तित्व का घटक या कंपोनेंट के बारे में जिक्र किया है, अविकसित सुपर ईगो को। अविकसित या अर्धविकसित सुपर ईगो ही एक प्रकार से समाज विरोधी व्यक्तित्व का होता है। विकसित इदम होगा, स्वयं संतुष्टि करना चाहता है सर, उसको गलत से कोई मतलब नहीं होता। वो गलत हो या सही हो, उसको केवल खुद को भौतिक सुख या चाहे किसी तरीके से प्राप्त हो। अच्छा आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो है ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपका है, यही आपका थर्ड वाला अर्धविकसित जो सुपर ईगो है ये बात कर रहा है। ये आपका जो है व्यक्तित्व समाज विरोधी के अंतर्गत आता है। समाज विरोधी के अंतर्गत ना ही ईद आएगा ना ही ईगो आएगा, लेकिन अगर अर्धविकसित होगा तो समाज विरोधी होगा, लेकिन अगर विकसित होगा या अविकसित होगा तो नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न केवल था समाज विरोधी व्यक्तित्व में होता है, तो समाज विरोधी व्यक्तित्व में अर्धविकसित ही होता है। अब समझ लीजिए जैसे आपका कोई विरोध करे, आपका कोई विरोध करे तो समझ लेना उसके पास आधा दिमाग है, आधा दिमाग है तो अर्धविकसित दिमाग है, अर्धविकसित उसका सुपर ईगो है, वही आपका फिर सही जवाब होगा। बाकी किसी में नहीं आएगा, केवल इसी में आएगा बस, समाज विरोधी में ही। बाकी हर जगह ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
तो अर्ध समाज विरोधी व्यक्तित्व वाला वही होता है जो अर्ध विकसित सुपर ईगो वाला होता है। ऑप्शन आपका यही थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं हम लोग। 29 आपसे क्या बोल रहा है? आपसे 29 क्या बोल रहा है कि व्यवहार परिवर्तन में अध्यर्थता का सिद्धांत का संबंध किस व्यक्ति से है ना। क्वेश्चन नंबर 29 ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। अभिवृत्ति परिवर्तन जो सर्वांग समता की बात कर रहा हो, सर्वांग समता जिसको आप लोग क्या बोल रहे हैं, अर्धयार्ता का सिद्धांत, सर्वांग समता का सिद्धांत संबंध किस व्यक्ति से संबंधित है ये आपको बताना है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, ये बेसिकली भविष्यवाणी, ये सिद्धांत ऐसा है जो भविष्यवाणी करता है। अगर वहां दो विरोधाभासी लोग जो अवधारणा जिसपे एक निर्णय और एक पर्यवेक्षक के द्वारा विकसित हो रहा होता है, तो पर्यवेक्षक पक्षों में से एक पर अपने फैसलों को बदलने के लिए दबाव का अनुभव होना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन पर यह क्रियाविधि हम देखते हैं। लेकिन यहां अगर आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर, यहां पे देखिए टैननबॉम का नाम, टैननबॉम का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैननबॉम इसने इस बात को बोला है, याद रखिएगा, कि व्यवहार परिवर्तन में सर्वांग समता का सिद्धांत या अध्यहर्ता का सिद्धांत इसी का आता है, ठीक है। याद रखिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट नंबर। अगर मैं ए की बात करता हूं, पॉइंट नंबर ए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से। ये एक लियोन जो है, लियोन फेस्टीजर है, एक नाम है, फेस्टीजर का नाम है ये। और ये अगर हैं तो अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं ये। इनका एक अ थ्योरी ऑफ करके इनका संज्ञानात्मक असंगति का सिद्धांत आया था। अ थ्योरी ऑफ करके कॉग्निटिव लिख सकते हैं आप लोग, या संज्ञानात्मक असंगति का सिद्धांत लिख सकते हैं, असंगति का सिद्धांत। बहुत ही फेमस पर्सन है ये, याद रखिएगा। लियोन फेस्टीजर का नाम आता है यहाँ पर, ठीक है, लियोन फेस्टीजर का नाम आता है यहाँ पर, याद रखिएगा। कॉन्फ्लिक्ट जो है, संघर्ष का जो निर्णय और विघटन की बात करते हैं, संघर्ष में निर्णय और विघटन की बात जो करते हैं, उनका भी नाम यहीं पर देखने को हमें मिलता है, फेस्टीजर का नाम। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट था। कार्ल स्मिथ का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। कार्ल स्मिथ अगर किसी चीज में फेमस है तो कोई मुझे बता सकता है कि किस चीज में ज्यादा फेमस है कार्ल स्मिथ? इनका तो आदर्श का हाथ भी था ना सर, इनका ही है ना। क्या चीज था? आत्म सिद्धांत जी सर, अदृश्य हाथ जो था इनका ही सिद्धांत था ना सर। अदृश्य हाथ नहीं नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे मैं बता जी, आत्महत्या का सिद्धांत नहीं 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 नहीं, आप कहाँ जा रहे हो, कार्ल मार्क्स वगैरह पे जा रहे हो। मेरी बात सुनो, दुर्खिम का है, मेरी बात सुनो। ये कार्ल स्मिथ का नाम आया है, ये एक फिजियोलॉजिस्ट है, ये एक फिजियोलॉजिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इन्होंने, अगर मैं आपसे बात करूं, बिहेवियर के बारे में बात किया है। और व्यवहार जो बिहेवियर है, बिहेवियर साइबर विशेषज्ञ, बिहेवियर साइबर विशेषज्ञ के बारे में ये जाने जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। शैक्षिक विकास में इनकी एक अहम भूमिका रही है, शिक्षा के विकास में इनकी एक अहम भूमिका रही है, आप इनका नाम याद रखिएगा। कार्ल स्मिथ, कार्ल रोजर्स वगैरह का नाम नहीं है ये, कार्ल स्मिथ का नाम है ना। आगे अगर हम बात करते हैं, एक नाम और आप देख रहे होंगे, केलमैन का नाम। केलमैन महोदय का नाम आप सभी लोगों ने सुना भी होगा भली भांति तरीके से। ये एक प्रकार से आप इनका एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं, केलमैन, है ना। ये बेसिकली फेमस जो है नैतिकता में, सामाजिक नैतिकता में, सामाजिक नैतिकता के बारे में बात करते हैं ये, याद रखिएगा, ठीक है, सामाजिक नैतिकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार कहलाता है क्या?
बताएं जरा आप लोग इस प्रश्न का जवाब मुझे कि इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। वैधानिक। संवैधानिक। तो संवैधानिक एक प्रकार का अधिकार, एक प्रकार से अगर हम बात करें संवैधानिक जो अधिकार है आपका, वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार को बताता है। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बहुत सरल प्रश्न था, आप लोगों को आना चाहिए था ये प्रश्न, इससे सरल प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा किसी आदेश का नकारना या अवज्ञा है जिसमें निम्न में से नीचे कूट दिए गए हैं, अपने उत्तरों का चयन करिए। हाँ, अच्छा आप जरा मुझे बताइए कि कौन सा जो इसमें दिया गया है आदेश का नकारना या अवज्ञा को रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं आपको बताने हैं, वो शब्द का नाम। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, बताएं। एक शब्द आप देख रहे हैं जो है विलपव। अच्छा, ये एक प्रकार से अगर हम बात करें इसको हम लोग बोलते हैं रेबेलन। रेबेलन का मतलब होता है विप्लव। रेबेलन का मतलब होता है विप्लव, मतलब एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि अधिकारियों के विरुद्ध संघर्ष और नियमों की अवमानना बोलते हैं इसको, राजद्रोह बोलते हैं इसको। हिंसा के द्वारा देश में सत्ता परिवर्तन का प्रयास करते हैं, हिंसा के द्वारा देश में, तो राजद्रोह। और ऑप्शन डी सर। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें विप्लव होगा तो अधिकारियों के विरुद्ध जब संघर्ष या नियम को अवमानना होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेबेलन हो जाएगा। रेबेलन का मतलब विप्लव हो जाएगा। विद्रोह तो होना चाहिए, इससे नाम से ही पता हो जाता है आप लोगों को, है ना, नाम से ही पता हो चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 के बारे में, यहाँ पर आपसे बात करता है ये उप विप्लव के बारे में, उपलव के बारे में, या आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जो है इसको बोलते हैं हम लोग इंसर्केशन इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब होता है देश के शासक या सरकार के विरुद्ध या विद्रोह या बगावत की बात करता है, ये विद्रोह या बगावत के बारे में बात करता है, तो ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर हम पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करें तो पॉइंट नंबर 4 आपसे क्या बोलता है कि अपराधी आचरण, जहां पर किशोर या अपचारिता या अपराध वृत्ति के बारे में बात करता है, वो बेसिकली बाल अपराध को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बाल अपराध को रिप्रेजेंट करता है। तो लेकिन यहाँ पे इनकार का या अवज्ञा के बारे में बात किया जाए, आई थिंक तो ये भी होना चाहिए, बाल अपराध को भी रखना चाहिए, लेकिन नहीं रखा गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अगर आप प्राथमिकता भी दें तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 को दो, सर डी आएगा। डी को दो। अच्छा, आयोग ने क्या माना है, ए बी डी यही माना क्या, ए बी सी डी, मतलब डी को माना है? जी सर। चलो फिर ठीक है, यही सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। किसी काल बिंदु पर संसाधनों का परिणाम क्या कहलाता है? संपत्ति, स्टॉक, भंडार, आकलन। क्वेश्चन नंबर 32 बताएं क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है, यही सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर 2 वाला, स्टॉक ही कहलाता है। ठीक है, किसी काल बिंदु को संसाधन के रूप में अगर आप जब कभी हम इसको डिफाइन करते हैं तो वो स्टॉक के रूप में आता है। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात है। एक ऐसा अधिकार जो दूसरे व्यक्ति या समूह की क्रिया पर निर्भर नहीं है, जो दूसरे व्यक्ति और क्रिया पर निर्भर नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33। ऑप्शन सी कानूनी अधिकार। नो, सकारात्मक अधिकार। सकारात्मक। देखिए सकारात्मक और नकारात्मक अधिकारों के सिद्धांत के तहत एक नकारात्मक अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या समूह की क्रिया के अधीन नहीं होने का अधिकार होता है। प्रश्न क्या है? एक ऐसा अधिकार जो दूसरे व्यक्ति का या समूह की क्रिया पर निर्भर करता है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि एक नकारात्मक अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या समूह की क्रिया के अधीन नहीं होने का अधिकार बताता है ना। आमतौर पर जैसे अगर हम बात करें दुरुपयोग या जबरदस्ती के रूप में, या नकारात्मकता के अधिकार के बारे में बात करें, जब तक कोई मौजूद होता है, जब तक कि कोई अन्य नकारने का काम ना करे, तो वह बेसिकली नकारात्मक अधिकार।
आई थिंक ही नहीं, ये सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। प्रश्न बहुत बारीक से आपको पढ़ना था। कहो तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि सकारात्मकता और नकारात्मकता का अधिकार का सिद्धांत के तहत ये बात बोली गई है कि नकारात्मकता अधिकार जो है किसी अन्य व्यक्ति या समूह के क्रिया के अधीन नहीं होने का अधिकार को बताता है। ठीक है, यही आपका प्रश्न का उत्तर था। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है ना। द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट यूएन की महासभा में कौन वर्ष अपनाया गया, कौन सा वर्ष अपनाया गया था? 1966 1966 आप बता रहे हैं। ओके, 16 देखो, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय के बारे में जो बात करता है, 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संकल्प के द्वारा इसको अपनाया गया था। तो ये बहुपक्षीय संधि है। कौन सी संधि है? बहुपक्षीय संधि है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें एक वाचा शब्द आता है, वाचा, इसी में एक वाचा शब्द आता है। वाचा का अनुच्छेद जो आपका 49 है ना, उसी के अनुसार ये बात की गई है, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय वाचा। ठीक है, तो ये 16 दिसंबर 1966 आपका सही जवाब हो जाएगा। यही आपका सही जवाब है। दिसंबर 2012 में निर्भया बलात्कार केस दिल्ली में न्यायाधीश JS वर्मा कमेटी गठित की गई थी। ये बात तो ठीक है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में शीर्षक में प्रस्तुत क्या किया था, आप मुझे जरा बताएं। प्रश्न इतना सरल है कि अमेंडमेंट टू क्रिमिनल लॉ किया था, इसी के अकॉर्डिंग 376E भी ऐड किया गया था। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं गोपाल क्या नाम है, JS वर्मा, JS वर्मा। ओके, JS वर्मा और लीला सेठ थे। JS वर्मा थे और साथ में एक लीला सेठ थे। ठीक है, ये भी लोग, इन्होंने कमेटी गठित की गई थी और अपनी रिपोर्ट शीर्षक में इन्होंने प्रस्तुत किया था, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे बताएं? रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन अमेंडमेंट टू क्रिमिनल लॉ। हाँ, अमेंडमेंट टू क्रिमिनल लॉ। हाँ, ये रहा ऑप्शन, ये रहा, रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन द अमेंडमेंट टू द जो है क्रिमिनल लॉ। यही आपका सही जवाब हो जाएगा कि आपराधिक कानून में संशोधन पर समिति की रिपोर्ट ये लाई गई थी। पब्लिश हुई थी 2013 में, पब्लिश हुई थी 2013 में। भारत सरकार के द्वारा गठित आपराधिक कानून में संशोधन द्वारा समिति द्वारा प्रधानमंत्री की रिपोर्ट पर महिलाओं के खिलाफ चरम प्रकृति का एक यौन उत्पीड़न करने वाले अपराधियों के लिए त्वरित परीक्षण किया जाए या त्वरित उसको सजा दिया जाए, इस तरीके की बात की गई थी। तो याद रखिएगा, इसमें लीला सेठ का नाम, JS वर्मा का नाम, गोपाल का भी नाम आता है। ठीक है, गोपाल का भी नाम आता है इसमें। तो आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पे जो 4 वाला है ना, निर्भया बलात्कार केस दिल्ली वाला जो हुआ था, उसका रिपोर्ट पे जो शीर्षक प्रस्तुत किया गया था, अमेंडमेंट टू क्रिमिनल लॉ होगा। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला सही जवाब हो जाएगा। 4th वाला सही जवाब हो जाएगा। संगठन के प्रकारात्मक फोरमैनशिप की धारणा किसने आरंभ की थी? फोरमैनशिप की धारणा किसने आरंभ की थी, ये आप लोगों को बताना है। बताएं। टेलर, फेडरिक वाइस नहीं, क्या नाम है, टेलर नहीं, हाँ टेलर का ही नाम आएगा। फेडरिक, अगर हम बात करें फेडरिक बिस्लो टेलर, फेडरिक बिस्लो टेलर ने 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिक प्रबंधन को बदलने वाले प्रतिनिष्ठ इंजीनियरिंग, जिसने अभ्यास में एक महत्वपूर्ण गलती की खोज की थी, और इन्होंने ही, आप ध्यान रखिएगा, संगठन के प्रकारात्मक फोरमैनशिप की धारणा दी है। नाम है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा कि फेडरिक बिस्लो टेलर, FW टेलर का नाम आता है, याद रखेंगे आप।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में यौन उत्पीड़न में सम्मिलित है। बताइए क्वेश्चन नंबर 37। बताइए शारीरिक संस्पर्श उस दिशा को आगे बढ़ाना यौन उत्पीड़न में सम्मिलित है, ठीक है। यौन संपर्क की मांग करना या प्रार्थना करना ये भी शामिल है। यौन भावना से मुक्त को वंचन कहना ये भी सही है। अश्लीलता प्रदर्शित करना ये भी 4 सभी सही है। चारों सही है सर। ये सारे के सारे सही जवाब हो जाएंगे। 4 वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था। प्रस्तावित औद्योगिक प्रबंधन जो है लेबर कोड बिल 2015 का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसको विलय कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 38 का है जवाब। आप सभी को बताना है किसको विलय कर रहा है। विलय का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? तो मिला देना, मिला देना, विलय करने का इरादा। सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण। हाँ, औद्योगिक संबंध विधेयक 2015 का था और 2015 में ही प्रश्न देखो पूछा गया था। ये प्रस्तावित श्रम संहिता निम्नलिखित में से किसका विलय करने का इरादा रखती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, एक तो औद्योगिक संबंध में याद रखना आप सभी लोग, है ना, और एक आप लोगों को याद रखना है वेतन को। सामाजिक सुरक्षा औद्योगिक संबंध लेबर कोड में जो बिल 2015 में रखा गया था, ये विलय करने की बात नहीं की गई थी, ना ही श्रम कल्याण की बात की गई थी, केवल वेतन को और औद्योगिक संबंध को रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, ठीक है, 3 वाला करेक्ट हो जाएगा। समूह विकास में बियॉन का चरण क्या होता है? बियॉन का चरण क्या होता है? बियॉन का चरण क्या होता है समूह के विकास में? बियॉन का चरण क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे में एक तो निर्भरता होता है, एक आपका स्वतंत्रता होता है, एक आपका अंतर निर्भरता होता है, निष्पादन नहीं होता है। अब आप जहां पे ABD दिखाई देगा वही आपका समूह विकास का बियॉन का चरण माना जाएगा। तो ABD कहां पर दिख रहा है? चौथा आपका यही सही जवाब हो जाएगा। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आयोग ने 2006 में अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की थी और वह सर्वाधिक रूप से संबद्ध था। क्वेश्चन नंबर 40 है। तो आप जरा मुझे बताएं यहाँ पर किससे संबंधित था? वो किसान से था कि परिवेश से था कि रोजगार से था कि खाद्यान्न से था? स्वामीनाथन का खाद्यान्न से सर। खाद्यान्न किसान से। फार्मर रिलेटेड था, ये किसान से संबंधित था। हरित क्रांति सर। हाँ, समझ गए। अब आप यहाँ पे जो सही जवाब आया है आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हुआ है किसान से संबंधित समस्याएं थी, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला। डैश में युक्तियुक्त कारणों का अंतर्भाव शामिल है जिसके आधार पर कुछ विचार भाव गतिविधियों को तर्क संगत ठहराया जा सके और उसके मूल में निहित उद्देश्य को पहचाना ना जा सके, लेकिन यह स्थिति स्वीकार नहीं है। प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना आप सभी लोग, प्रश्न अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 40 नंबर का प्रश्न है। 40 नंबर नहीं, 41 है ना, 41 है ना, 41 नंबर का प्रश्न है। आप सभी से ये प्रश्न बोलना क्या चाहता है, मेरी बात को ध्यानपूर्वक आप सुनिए, कि कुछ विचार भावना या कार्यों से संबंधित ठहराया गया जहां पे कारण का उपयोग शामिल किया गया ताकि उसके वास्तविक अंतर्निहित मकसद को पहुंचाने से बचा जा सके जो अस्वीकार हो। जहां पर विचार भाव गतिविधियां तर्कसंगत ठहराया जा सके, उसके मूल निहित उद्देश्य को पहचाना ना जा सके, लेकिन उस स्थिति को स्वीकार भी ना किया जा सके जिसे आप अस्वीकार बोल रहे हो, तो उसमें से बताओ कौन सी प्रतिक्रिया शामिल होगी। अगर हम पढ़े यहां पर ऑप्शन नंबर 3 को, कह रहा है औचित्य स्थापन
जिसको हम लोग बोलते हैं सुव्यवस्थीकरण। हम लोग क्या बोलते हैं? सुव्यवस्थीकरण। तो सुव्यवस्थीकरण ही आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा कि एक व्यक्ति जिसे एक सट के रूप में ठहराया जा रहा है या ठुकराया जा रहा है और वह यह कहकर कि स्थिति में तर्क संगत बना रहे, वैसे भी दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित नहीं है। तो एक छात्र की तैयारी की अपनी कमी के बजाय प्रशिक्षक पर एक खराब परीक्षा का स्कोर का जो दोष दे रहा है या दोष देने की बात कर रहा है, जो स्वीकार मान्य नहीं है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वह आपका कहलाता है सुव्यवस्थीकरण। और सुव्यवस्थीकरण आपका होता है औचित्य स्थापन। इसलिए आप सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन नंबर 3 को जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 42 की बात करते हैं, 42 के बारे में बात करते हैं, है ना, तो वो आपको बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज कार्य व्यवहार्य जो है कॉप्टन तथा गैलवे ये नाम है जिसने समस्या समाधान का मॉडल का भाग नहीं है। प्रश्न देखो कितना अच्छा है ना। आप मुझे जरा बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? सर संविदा चरण, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहे हैं आप, संविदा चरण। ये उनके संबंध में नहीं है क्या? अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में, तो आप यहाँ पर एक जी डी आएगा शायद इसमें। हाँ, आप अगर देखिए मूल्यांकन का चरण, तो जो मूल्यांकन का चरण होता है उसमें गहन अभ्यास शामिल किया गया है। उसमें परियोजना को प्रभावित करने के लिए कभी कभी संगठन जो है रणनीति, उपकरण, सेवा प्रदाता को अपनी पसंद की अंतिम रूप में देने के लिए हफ्तों के बजाय महीने में बिताने की एक्टिविटी करने लगते हैं। तो समाज कार्य का व्यवहार जो है समस्या समाधान का मॉडल का भाग नहीं था, वो था मूल्यांकन वाला चरण। लेकिन जो संपर्क का चरण था, संविदा का चरण था, कार्यवाही का जो चरण था, ये शामिल किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा यहाँ पर ऑप्शन जो पॉइंट नंबर 1 है ये भी आपका सही हो जाएगा, और जो अनुबंधन चरण आपका पॉइंट नंबर 2 है जिसको आप संविदा बोल रहे हो, ये अनुबंधन है, ये भी सही हो जाएगा। संपर्क है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और आपका एक है एक्शन जिसको आप बोलते हैं क्रिया का चरण, ये भी सही हो जाएगा। परंतु मूल्यांकन का चरण जो है यहाँ पे कॉप्टन और गैलवे का समस्या समाधान का मॉडल का भाग नहीं था, यही आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यही सही है। 3 जवाब आप लोग को पता होना चाहिए। ये जेंडर, अगर हम बात करते हैं 43, जेंडर सशक्तिकरण जो है मापक है या मापक में शामिल नहीं है, तो वो कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो शामिल नहीं की गई हैं आपको बताना है। तो एक्टिविटी कौन कौन सी शामिल नहीं की गई है, देखो बताओ आप कौन कौन सी शामिल नहीं की गई है। देखो, एक तो राजनीति सहभागिता शामिल किया गया है, और अगर हम बात करें आर्थिक सहभागिता भी शामिल किया गया है। लेकिन जो जेंडर सशक्तिकरण का मापक बता रहा है कि शामिल नहीं किया गया, तो सांस्कृतिक सहभागिता को शामिल नहीं किया गया और प्रशासनिक सहभागिता को शामिल नहीं किया गया। तो यानी 3 और 4 को शामिल नहीं किया गया था, ये याद रखिएगा। तो 3 और 4 यानी सी और डी जो मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहे हैं, इसलिए आपका दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में, जेंडर इक्वालिटी में प्रशासनिक शामिल कर लिया गया है। ये देखो अभी की बात की गई जा रही है, ठीक है, अभी की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जेंडर एम्पावरमेंट की बात है 2015 के में, तो उस समय जो है GEM जिसको आप कह रहे हो था जेंडर एम्पावरमेंट मेजर में, उसमें शामिल नहीं किया गया था सांस्कृतिक और प्रशासनिक क्रियाविधि को। ठीक है, ये बाद में जो है इस पे जो है चर्चा की गई है। हालांकि 2012 वाला जो केस हुआ था उस पर विचार किया गया था वहाँ पे, लेकिन प्रशासनिक वहाँ पे भी नहीं शामिल था। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर अब प्रश्न आएगा तो आप प्रशासनिक को लगा देंगे सही, अब प्रशासनिक को लगाएंगे। अब की प्रतिक्रिया में प्रशासनिक को जो है लिंग सशक्तिकरण के उपाय में अगर हम बात करें तो उसको रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है ना भाई, बताएं एक बार। यस सर। हाँ, चलिए आगे हम बात करते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। और ये प्रश्न है कि किस प्रकार का साक्षात्कार में
साक्षात्कार में स्वतंत्र परिचर्चा उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 44 और जवाब मुझे बताएं आप लोग, क्या इसका सही जवाब होगा? डी आप बता रहे हैं पैनल को। असंरचित पैनल साक्षात्कार असंरचित वाला साक्षात्कार। देखो यहाँ पे स्वतंत्र परिचर्चा जो परिचर्चा हो रही है वो असंचरित साक्षात्कार होता है, जिसमें साक्षात्कारता से ऐसे प्रश्न पूछा जाता है जो पहले से तैयार नहीं होता है, ठीक, स्वतंत्र होता है वो, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होता है, असंचरित होता है। और जो तैयार होता है वो संचरित होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये मिश्रित और पैनल वाला बताइए ना एक बार। देखो मिश्रित में आपको मैच कर जाता है, संचरित और असंचरित दोनों हो जाते हैं, ठीक है, उसमें दोनों होगी, प्रश्न बने भी रहेंगे नहीं भी प्रश्न बने रहेंगे, ठीक है, ये चीजें दोनों। और पैनल वो होता है जब 2 या 2 से अधिक साक्षात्कारता होता है और एक ही समय में आपका साक्षात्कार किया जाता है, तो उसको हम लोग पैनल बोल देते हैं। 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं वहां पे, ठीक है, उसको हम लोग पैनल बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, है ना, 45 को लेकर चलते हैं। जो व्यक्ति स्वयं पोषी प्रयत्नों को अपनाने में असमर्थ है उसकी गहन भावनात्मक हताशा कहलाती है क्या? 45 क्राइसिस, संकट कहलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा थर्ड वाला। फील्ड प्रैक्टिस में किस प्रकार के रिकॉर्डिंग सेवार्थी के मूड और प्रत्युत्तर में प्रदर्शित करता है? सारांश। ऑप्शन आप कह रहे हैं यहाँ पे सारांश रिकॉर्ड नहीं। यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं, हाँ आपसे अगर मैं बात करूं प्रोसेस की जो बात कर रहे हैं आप, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड रखिएगा। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर है कि फील्ड प्रैक्टिस में किस प्रकार की रिकॉर्डिंग सेवार्थी के मूड और प्रत्युत्तर में प्रदर्शित करती है, तो एक प्रोसेस रिकॉर्डिंग होता है। तो प्रक्रिया का जो रिकॉर्डिंग है ये शैक्षिक उपकरण होता है जो नैसर्गिक सामाजिक कार्यों को और कार्यों में प्रमाण पत्र और डिग्री प्राप्त करने के लिए छात्रों को संचार में कौशल तक पहुंचाने की जो प्रतिक्रिया होती है वो फील्ड प्रैक्टिस में यूज किया जाता है। तो फील्ड प्रैक्टिस में प्रक्रिया रिकॉर्डिंग सेवार्थी के मूड और प्रत्युत्तर को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए आप लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सारांश में बेसिकली अगर हम बात करें तो ओवरव्यूज होता है पूरा का पूरा, टोटल निचोड़ होता है वो। और क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो समूह संवाद का नमूना, जब समूह के सदस्य बारी बारी से बोलते हैं तो वो कहलाता क्या है? जब बारी बारी से बोलते हैं तो वो कहलाता क्या है, बताएं आप लोग। राउंड रोबिन। राउंड रोबिन, हाँ यहाँ पे राउंड रोबिन के बारे में जो बात हो रही है ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। ये एक प्रकार का गोल रोबिन, राउंड का मतलब गोल है ना, तो राउंड रोबिन एक ऐसा समूह है जहां सभी तत्वों को समान रूप से तर्क संगत रूप में उसे क्रम से चुनने की व्यवस्था की जाती है। आमतौर पे अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे तक की जो सूची बनाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं राउंड रो, तो राउंड रोबिन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी को तर्क संगत रूप में क्रम से चुनने की जो व्यवस्था की गई है, समूह संवाद का जो सैंपल आप दिखा रहे हैं, बारी बारी से बोलने की बात कर रहे हैं, तो राउंड रोबिन होता है, यही आपका सही जवाब होता है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में, ऑप्शन नंबर ए आपको क्या बोल रहा है, मेपोल के बारे में बात कर रहा है। मेपोल जानते हैं आप लोग क्या होता है, बताएं एक बार। मेपोल चित्रित पोल होता है, चित्रित पोल होता है ये, और ये बेसिकली जिसमें फूलों से सजाया जाता है, चित्रित पोल होता है ये। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पारस्परिक रूप से हम चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, पारस्परिक रूप से रेसिप्रोकल प्रतिक्रिया होती है। ये रेसिप्रोकल प्रतिक्रिया कौन सी होती है, तो आप लोग ध्यान रखना, मेपोल होती है रेसिप्रोकल का, ठीक है, रेसिप्रोकल का। और आपका एक दिख रहा है हॉट सीट, ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, हॉट सीट है ना,
जानते होंगे। हाँ, और आगे अगर हम बात करते हैं फ्री फोल्डिंग क्या होता है? फ्री फोल्डिंग बताएं जरा। फ्री फोल्डिंग ये जी जलीय पौधे से संबंधित है, किसी से जो है स्वतंत्र रूप से अगर हम बात करें हस्तांतरित करने के रूप में सक्षम होता है। तो स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित करने में जो सक्षम होता है वो आपका फ्री फोल्डिंग होता है। तो स्वतंत्र होना, फ्री फोल्डिंग होना, ठीक है, फ्री फोल्डिंग होना। विनिमय का सिद्धांत किसने दिया? अच्छा नहीं, विनिमय का सिद्धांत स्पष्ट करता है क्या? जॉर्ज होमस। अगर हम बात करें विनिमय के सिद्धांत में तो नाम आता है जॉर्ज होमस का। और अगर हम बात करें यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप किसको बताएंगे? 46 का बताएं। 46 है, 48 है। 48 का बताएं। समूह का संरचनात्मक एकीकरण के बारे में अगर बात किया जाए, है ना, किसका होना चाहिए? आपका बताया जरा। समूह की संरचनात्मक एकीकरण होगा कि समूह के सदस्य के व्यवहार होगा कि सामूहिक सामाजिक जुड़ाव में रचना होगी कि सदस्यों के अपने अपने स्वार्थ के लिए होगा? विनिमय सिद्धांत किसको स्पष्टीकरण करता है भाई, बताइए आप लोग। बी, समूह में सदस्य का व्यवहार। हाँ, विनिमय सिद्धांत जो जॉर्ज होमस का था ये समूह में सदस्यों के व्यवहारों को रिप्रेजेंट किया था। तो इसलिए आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। 49 जिस विनियम का मतलब क्या होता है सर? जी फिर से बताएं। विनियम का मतलब एक्सचेंज थ्योरी है ये, एक्सचेंज थ्योरी है। एक्सचेंज आप समझ गए होंगे। एक्सचेंज अभी नहीं समझे? एक्सचेंज जी सर। चलो, जिन मानवाधिकारों को किसी भी परिस्थितियों में सीमित या निलंबित नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? बताइए जरा। 49 का सही जवाब क्या होना चाहिए? जिसको आप कह रहे हैं कि मानवाधिकार को किसी की परिस्थितियों में सीमित या निलंबित नहीं किया जा सकता है, नॉन डॉगरेबल राइट सर। हाँ, यानी आपका यहाँ पे जो जवाब आया है डेरोगेबल राइट के बारे में, ये बेसिकली एक गैर अपमानजनक है जो जीवन का अधिकार या यातना या अन्य अमानवीय या अपमानजनक उपचार को लेकर या सजा से मुक्त होने का अधिकार को या गुलामी या दास्ता से मुक्त होने का अधिकार को या दंडात्मक कानूनों को लेकर, इन सारी चीज़ों की प्रतिक्रिया में अगर कोई बात करता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप बी में देखें, नॉन डेरोगेबल राइट लिखा हुआ है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो मानवाधिकार को किसी परिस्थितियों से में सीमित या निलंबित नहीं करता है इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन डेरोगेबल राइट। ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि निम्नलिखित में से स्थापना कालक्रम के अकॉर्डिंग आपको बताना है। आप जरा मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 50 में सही जवाब क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपसे क्या कहता है? सिर पर मेला ढोने वाला, मेरी बात को मैला ढोने वाला है ना, मैला ढोने वाला के पुनर्वास के लिए स्वयं नियोजक योजना कब स्टार्ट की गई थी? ये 2007 में सर। 2007 में स्टार्ट की गई थी। इसको इन शॉर्ट में ऑप्शन है सर इसका। हाँ, इसको इन शॉर्ट में क्या बोला जाता है? SRMS बोला जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म को लेकर भी पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन है सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 सर। 1993। ये 12 अगस्त 1994, आप याद रखेंगे 12 अगस्त 1994, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वाले के बारे में, आप बताएं जरा। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग तो सर क्या कहते हैं 2003 में बना था, लेकिन ट्राइबल हाँ अत्याचार निवारण बोर्ड 1989 में बना था सर, लेकिन बाद में SC/ST के लिए 2003 में बना था। तो ये पहले कब बना था ये आयोग? सर ये SC/ST के लिए 2003 में बना था सर। हाँ, यही आपको 2003 वाला याद रखना है। 2015 का सवाल है तो 2003 का ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जब फॉर्म किया गया था तो है ना, चार्ज कर देना, तो ये आपको 2003 का ही याद रखना होगा, ठीक है। 2003 वाला ही आप लोग इसे ध्यान रखें, ठीक है ना।
यही वाला आपका पूछा जाता है एग्जाम में, पूछने का जो उसका उद्देश्य था, ये 2003 का ही पूछने का उद्देश्य था इसका। अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि अनुसूचित जनजाति और अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर, तो ये कब लाया गया था? 1989 सर। 1989 का 89। हाँ, अब आप जवाब बताइए मुझे, फटाफट मैच करिए। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, वेरी गुड। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। हो सकता है कल आप लोगों को ये प्रश्न मिल जाए और इसी समय मिले। आप बताइए, भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को उसकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार आप लोगों को दर्शाना है ना? कार्यक्रम के अनुसार आप लोगों को दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला ऑप्शन है, आपसे पूछा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया था? 1982। 1982। हाँ, ये हमने सोचा किसी ने बोला 87। 1982। हाँ, तो ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। और आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कब आया है? 2007 एंड 2008। हाँ, ड्यूरिंग आप रख सकते हैं 2007 और 2008 का। चलो ठीक है, आप 7 मान लीजिएगा, है ना? 2000। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय कुष्ठ, अभी कल ही मैंने आप लोगों को बताया है, कुष्ठ निवारण जो कार्यक्रम है वो कब लाया गया था? अभी मैंने कल ही आप लोगों से इसके बारे में चर्चा भी किया था। 1955 है ना शायद ये? 1955 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हाँ, 1955, 1955 में जे हॉस्पिटल में अगर हम बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के जिन्होंने आचार संहिता में एक अहम भूमिका निभाई थी, तो वो भी 1955 ही आता है, उसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है? यहाँ पर बताइए जरा, इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम बताएं। 2010 है शायद, इसका कंफर्म नहीं है इसका। 1975 1975, ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए मैच करिए फटाफट। तो तीसरा ये याद रखना आप सभी लोग कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 का होगा, तंबाकू का 2007 होगा, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का 1955 होगा, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का होगा तो 1975 का होगा, 1975 का होगा, ठीक है? और क्रम आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले 55 आता है तो यानी सी पहले आएगा। और सी ऑप्शन में कैसे आपका सी हो गया भाई? कालक्रम के अनुसार लगाना ना आपको। सबसे पहले कौन सा आया है बताएं? 55 आया है ना? हाँ, कुष्ठ नियंत्रण, तो आप बी को लगाएं, पहले सी को लगाएं, और फिर उसके बाद कौन सा आया है? आपका 75 आया है, फिर 75 को आप लगाएंगे डी पे, और फिर उसके बाद कौन सा आया है आपका? ऑप्शन ए आ रहा है सर। ऑप्शन ए आ रहा है। राष्ट्रीय कैंसर, आप सुनिए, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तो कब आया है? 1982 का आया है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कब आया है? तंबाकू नियंत्रण कब आया है? 2003 लगाइए, 2003 लगाइए, ठीक है? और कुष्ठ निवारण रोग कब आया है? 1983 लगाइए, 55 छोड़िए इसको, 1983 लगाइए। कैंसर वाला कब आया है? 1975 लगाइए। हाँ, अब बताओ, अब क्रम लगाओ जरा। क्रम आप लगाइए। अब तीसरा हुआ है, ऑप्शन तीसरा। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य याद रख लीजिए 1982 का, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2003 का, कुष्ठ उन्मूलन रोग 1983 का, ठीक है? कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 का, कैंसर 75 में, कुष्ठ 83 में, ठीक है? तंबाकू 2003 में, 82 में आपका आ जाएगा आपका मानसिक स्वास्थ्य वाला, थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलिए
अच्छा, आज के लिए इतना ही रोकते हैं हम लोग, है ना? इसके आगे हम लोग कर लेंगे अभी यस सर। क्लास आगे, ठीक है? जी सर। हाँ।